हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ने इनकम टैक्स, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जो कि ग्रेजुएशंस बीकॉम फाइनल ईयर जो फाइनेंस ऑप्ट करते हैं या जो एमबीए में थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंस लेते हैं, तो फाइनेंस वाले स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, मैंडेटरी, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आज मैं टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में आता है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए, टोटल हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। पहला होता है सैलरी, सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है कैपिटल गेन और पांचवा होता है अदर सोर्स। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं या जॉब दे रहे हैं, तो उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी के हेड में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी 2 तरीके का होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटल इनकम। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हम पैसा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन रेंटल इनकम में इनकम जनरेट होती है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, चाहे वो करोड़ों का करें चाहे अरबों का, वो बिजनेस में जाएगा। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोफेशनल्स में आते हैं। कैपिटल गेन की बात करूं, जिन लोगों का काम शेयर्स खरीदना बेचना, प्लॉट या बिल्डिंग या रेजिडेंशियल हाउस खरीदना बेचना, या जो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी खरीदना बेचना, शेयर्स खरीदना बेचने का काम करते हैं, वो लोग कैपिटल गेन में आते हैं। और जो इन चारों में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं? अदर सोर्स में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब अदर सोर्स होता क्या है, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज द 5th एंड लास्ट हेड। क्लियर लिखा है कि जो हमारा अदर सोर्स होता है वो हमारा 5th है और लास्ट हेड होता है इनकम टैक्स का, यानी इनकम का। एनी सोर्सेज ऑफ इनकम which does not fall under any of the other heads of income is chargeable to tax under the head income from other source। यानी जो उन चारों हेड में नहीं आता है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन, जो इन चारों में नहीं आता है वो अदर सोर्स में आता है। ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज वन ऑफ द हेड of income chargeable of tax under the income tax act 1961। यानी ये जो हेड है ये 1961 के अंदर आता है। एनी इनकम दैट इज नॉट कवर्ड इन द अदर 4 हेड, जो चारों हेड में कवर नहीं होता है, उसको हम अदर सोर्स में लेते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो याद रखना, अदर सोर्स की इनकम बहुत सारी इनकम्स होती हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको इसका एक चार्ट बताऊंगा जिसमें 15 से 16 पॉइंट्स हैं, जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि किनको हमें अदर सोर्स में लेना है और किनको हमें अदर सोर्स में नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये चैप्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ गया तो आप ये मान के चलो ये चैप्टर आपको पूरे 100% मार्क्स देगा। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन अदर सोर्सेस, मैंने हेडिंग डाल रखी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, लेकिन जो आप लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर इसको स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हो। ये जो पॉइंट्स मैं समझाऊंगा इसको बहुत ध्यान से समझना। तो क्या लिखा है देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शैल बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। और हमारा असेसमेंट ईयर दिया है 2025 और 26। जैसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मान के चलो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स लगेगा ही नहीं, तो वो हमारे टैक्सेबल इनकम में नहीं आती हैं। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता।
अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। लेकिन अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स, ये टैक्स फ्री लिखा है। अगर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उस पर मिलने वाला ब्याज इंटरेस्ट 100% टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिवेंचर, अब कंपनी का डिवेंचर दो तरीके का होता है, ग्रॉस और एक होता है नेट। मान के चलो जो ग्रॉस अगर लिखा हुआ आ गया तो 100% टैक्सेबल, लेकिन अगर नेट इंटरेस्ट लिखा हुआ आता है तो याद रखना गवर्नमेंट 10% टीडीएस काटती है, तो आपको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर नेट इनकम दिए तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में, तो क्या लगेगा इंटरेस्ट इंटू 100/90, क्योंकि यहाँ अगर 90 लिखा है इसका मतलब गवर्नमेंट ने टीडीएस कितना काट लिया, 10% टीडीएस काट लिया, ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपकी इनकम मोर देन, क्लियर लिखा है 5,000 रुपए से ज्यादा रहेगी, अगर आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा है तो उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी 100% टैक्सेबल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर टैक्स फ्री है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर कमर्शियल सिक्योरिटी टैक्स फ्री है तो आपको इसको लेना है, चाहे वो लिस्टेड डिवेंचर हो चाहे अनलिस्टेड हो। 5,000 रुपए से ऊपर ब्याज मिलेगा, 100/90 का रूल लगाना है। अगला इंटरेस्ट ऑन सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100% टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। देखो बहुत सारे लोग बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट 40,000 रुपए से ऊपर अगर आपको ब्याज आता है अप टू 40,000 टैक्सेबल, लेकिन अगर 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज आएगा तो 100/90 का रूल लगाना है। अगर किसी भी बैंक में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, 40,000 रुपए से ऊपर एफडी पे ब्याज मिलेगा तो 100/90 का रूल लगाना है। इसके बाद इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000 गिवन नेट सच अमाउंट विल बी ग्रॉस अप 100/90। आगे बढ़ते हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट शेल नॉट बी ग्रॉस अप। मान के चलो तुम्हारा बैंक में बचत खाता है, बचत खाते पे तुम्हें कितना भी ब्याज मिले, एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 टीटीए, वो बाद में आएगा जब हम डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। तो याद रखो सेविंग बैंक इंटरेस्ट शेल नॉट बी ग्रॉस अप, यानी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को कभी भी ग्रॉस अप नहीं किया जाता। केवल फिक्स डिपॉजिट का ब्याज अगर 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो 100/90 का रूल लगाना है। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बहुत सारी आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, संस्थाएं, उनमें तुम इन्वेस्ट करोगे, उन पे कोई अगर इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है 100% टैक्सेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स का चार्ट समझना बहुत ध्यान से। आप अपने मोबाइल पे अगर जब पढ़ेंगे या लैपटॉप पे पढ़ेंगे थोड़ा स्क्रीन का साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिवेंचर, यानी कंपनी या फर्म में डिपॉजिट किया 5,000 रुपए तक टैक्सेबल, लेकिन 5,000 से ऊपर मिलेगा 100/90 का रूल लगाना। अगर कंपनी या फर्म में पैसा तुम डिपॉजिट करते हो उससे ब्याज मिलेगा, टैक्सेबल। डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इनकम टैक्सेबल, यानी आपको अगर डिविडेंड की इनकम होती है या म्यूचुअल फंड की इनकम होती है तो वो भी टैक्सेबल है। तो 5,000 रुपए तक टैक्सेबल, 5,000 से ऊपर मिलेगा तो डिविडेंड इंटू 100/90, ये रूल याद रखना। सब में 10% टीडीएस कटने के बाद उसको आपको ग्रॉस अप करना है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट, ठीक है, ये सब टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। मान के चलो तुम्हें किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने और तुमने मार्केट से लोन ले लिया शेयर परचेज करने के लिए। जैसे मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने 2 लाख रुपए के, तो मैंने मार्केट से लोन उठाया और मैंने उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए कहीं से लोन लिया। तो शेयर परचेज करने के बाद जो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, जो भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, उन शेयर्स पर 20% की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ध्यान रखना। क्लियर लिखा है, इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑब्टेनिंग शेयर इज अलाउड अप टू 20% डिविडेंड इनकम, 20% तक की इनकम एग्जेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, लॉटरी। अब लॉटरी क्या होता है, एक तरीके का जुआ, एक तरीके का स्पेकुलेशन, सट्टा बाजार। यानी लॉटरी कैजुअल इनकम होती है। अगर लॉटरी पे आपको इनकम होती है फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन लॉटरी पर अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो तो 100/70, क्योंकि जितनी भी कैजुअल इनकम होती है
उनके ऊपर टीडीएस कटता है 30%। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि अगर नेट इनकम लॉटरी पे 10,000 से ज्यादा कमाओगे, मोर देन 10,000, तो ये भी 100/70 का रूल लगेगा। इसके बाद कैजुअल इनकम, जैसे प्राइस फ्रॉम टीवी गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, जैसे कौन बनेगा करोड़पति केवीसी में जो लोग पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट 30% टीडीएस काटने के बाद ही उनके अकाउंट में पैसे जमा करती है। जितने भी आप देखोगे बहुत सारे सोनी चैनल पर बहुत सारे गेम्स वगैरह आते हैं, या बहुत सारे आप देखोगे क्विज होते हैं, उन क्विज में या उन कोई डिबेट्स में हम जो पैसा जीतते हैं उसमें 30% टीडीएस कटता है। नेक्स्ट रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी मिले, डायरेक्टर को फीस मिले, आर्टिकल इनकम मिले, एग्जाम रेम्यूनरेशन मिले, सब टैक्सेबल। लेकिन अगर इन इनकम को जनरेट करने में कोई खर्चा हो जाए तो माइनस कर देना। जैसे मान के चलो डायरेक्टर को फीस मिली 10,000 और डायरेक्टर अपनी कार से गया, 2,000 का खर्चा हो गया, तो 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 8,000 की इनकम टैक्सेबल इनकम होगी। इसके बाद फैमिली पेंशन, अब जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट जॉब में और उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को फैमिली पेंशन मिलती है, तो इसका एक रूल है कि जो भी पेंशन मिलती है उसका हम 1/3 निकालते हैं, और गवर्नमेंट की लिमिट है 15,000। जैसे मान के चलो 1,20,000 उसको पेंशन मिली, 120 का 1/3 निकाला, जैसे मैंने 120 का 1/3 निकाला, सपोज आया 40,000, और गवर्नमेंट की लिमिट है 15,000। इन दोनों में जो भी कम होगा वो पेंशन में से माइनस हो जाएगा, यानी उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 1,05,000 रुपए। तो याद रखना, फैमिली पेंशन से मिलने वाली इनकम का पहले 1/3 निकालो, फिर 15,000 से कंपेयर करो, जो दोनों में कम हो वो पेंशन में से माइनस करके आप टैक्सेबल इनकम में दिखा सकते हो। अब इनकम फ्रॉम सब टेनेंट, जैसे मान के चलो मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली और किसी और को किराए पर दे दी, तो मैं तो कौन हुआ, टेनेंट। लेकिन जब दूसरे को किराए पर उस प्रॉपर्टी को दूंगा तो उसको बोलते हैं सब टेनेंट। तो सब टेनेंट से मिलने वाली इनकम टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर ऑन हायर, मान के चलो मैंने मशीन, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट किसी को किराए पर दिया, उस किराए से मिलने वाली इनकम भी अदर सोर्स में आती है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर अगर तुमने कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई, टैक्सेबल। इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम 100% टैक्स फ्री होती है, ध्यान रखना। देन इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, अब जैसे हम बात करें हमारे इंदौर में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी यानी लैंड या प्लॉट खाली पड़े रहते हैं, पानी बतासे वाले को दे दिया, खिचड़ी वाले को लगाने को दे दिया, सब्जी वाले को दे दिया, फ्रूट सेलर को दे दिया, तो ऐसे लगाने को नहीं देंगे ठेला, उनसे किराया लेंगे। तो याद रखो, नॉन एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो भी टैक्सेबल होती है। सैलरी फ्रॉम एमपी और एमएलए, जितने भी हमारे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको मिलने वाली सैलरी भी अदर सोर्स का ही पार्ट होती है। याद रखना, एमपी यानी सांसद, एमएलए यानी विधायक, लेकिन जो उनको डेली अलाउंस मिलते हैं वो 100% एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स फ्री। इसके बाद इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, कभी कभी कुछ पैसा रेड पड़ी, जैसे आपने रेड 1 रेड 2 देखी होगी कि अब अजय देवगन क्या करता है, रेड मार देता है, यानी छापा, उस छापे के अंदर ऐसी ऐसी इनकम निकलती है, गोल्ड निकल रहा है, सिल्वर, पैसा, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कहां से आया, तो उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। उससे मिलने वाली इनकम भी अदर सोर्स का पार्ट होती है। तो ये जो मैंने आपको 16 पॉइंट समझाए, 16, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि जब भी ये चैप्टर एग्जाम में आता है ये 16 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया कंप्यूटेशन ऑफ अदर सोर्सेस। ये पहली क्लास है जो आपको यूट्यूब चैनल पर निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप सर्च करोगे तो पहली डेमो क्लास आपको उसमें फ्री देखने को मिलेगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को बताएं कि आप बेहतरीन एक बेस्ट ऐप के थ्रू निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा सिलेबस इनकम टैक्स का
आप घर बैठे तैयार कर सकते हो। केवल एक छोटा सा मिनिमम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं दीपक अग्रवाल सर से ऑफलाइन पढ़ूं फेस टू फेस, तो निकुंज ट्यूटोरियल भंवर कुआं सेंटर पर इसकी मॉर्निंग में बैचेस लगती हैं, जो आप वहां पर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। क्योंकि मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना, जिसमें आपको इनकम टैक्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपकी हेल्प करेंगे कि अगर अदर सोर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर ब्रिज बिहारी अग्रवाल रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25। प्रीवियस ईयर 2024-25 में इनको ये इनकम हुई। ठीक है, कहाँ से इनकम हुई? इंटरेस्ट ऑन एफडी पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 मिले, एफडी पे 40,000 से ऊपर मिलता तो ग्रॉस अप करते हैं। इसके बाद रॉयल्टी, डिविडेंड मिला ऑन शेयर अरविंद मिल, प्राइस ऑफ यूपी स्टेट लॉटरी, क्लियर लिखा है ग्रॉस, यानी लॉटरी पर अगर नेट लिखा हो या 10,000 से, अगर यहाँ ग्रॉस नहीं लिखा होता तो देखो इनकम 20,000 है, तो लॉटरी पे इनकम अगर 10,000 से ऊपर होती है तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ता है। लेकिन ग्रॉस लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी टीडीएस कट गया। अब रेस, हॉर्स रेस इनकम, ये कैजुअल इनकम है। एग्रीकल्चर इन बर्मा, वर्मा एक बाहर की कंट्री है, बर्मा भूटान सुना होगा तुमने, तो एग्रीकल्चर इंडिया का है तो एग्जाम, लेकिन बर्मा का है तो ये टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अब मान के चलो किसी का बैंक में बचत खाता है तो उस पर तो कोई छूट मिलती नहीं है, रिबेट मिलती नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में, डाकघर, हर शहर में डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस, तो एक नियम याद रखो, सिंगल अकाउंट, यानी दीपक सर का अगर अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो 3,500 रुपए तक की एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री 3,500। लेकिन मेरी और मेरी धर्म पत्नी दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है तो याद रखना 7,000 रुपए तक की एग्जम्पशन रहती है, 7,000। अब आगे क्या लिखा है, सैलरी मिल रही है पार्ट टाइम सर्विस के लिए 12,000। वो कह रहा है फॉलोइंग फाइंड आउट इनकम फ्रॉम, निकालो अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब जैसे नीचे लिखा है बैंक वाले ने कमीशन काटा डिविडेंड कलेक्शन का 50 रुपीज, उसने लॉटरी टिकट खरीदे तो लॉटरी टिकट तो कभी लेना ही नहीं, केवल लॉटरी की इनकम लेना। 1,000 रुपए अकाउंट ऑन कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, ये हमेशा लेना। जब भी हम लोग रॉयल्टी किसी से कलेक्ट करते हैं, रॉयल्टी क्या होता है, एक बार काम करो जिंदगी भर पैसा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की माइन है, किसी की प्रॉपर्टी है, जब तक वो किराए पर उठी रहेगी तब तक आपको किराया कंटिन्यू आता रहेगा। जैसे बुक्स में राइटर को रॉयल्टी मिलती रहती है, उसके खर्चे माइनस करेंगे। टीडीएस कट रहा है 30% इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लॉटरी की इनकम क्या दी है, ग्रॉस। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में तो इनको कैसे हमें सॉल्व करना है इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं आज का पहला सम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसका हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मेट कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। कॉपी पे लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। असेसमेंट ईयर लिखोगे 2025-26। ये पहला सम है जो आपको डेमो के फॉर्म में यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और ये एप्लीकेशन में भी पोस्ट कर दिया जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना हो तो निकुंज ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर्ड करो और जो भी तुम्हारा कोर्स है, चाहे वो एमबीए हो चाहे बीकॉम फाइनेंस हो, आप कोर्स को सिलेक्ट करके मिनिमम प्राइस ऑनलाइन पे करके पूरा सिलेबस आप घर पे बैठ के अपने कन्वीनियंटली कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी डाउट है 9039514790 पे डाउट पूछ सकते हो।
ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट मिला एफडी पर, पीएनबी पर एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए। तो पहला लिखो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी इन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, कितना मिला एफडी से इंटरेस्ट, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। अगला पॉइंट, रॉयल्टी मिल रही है माइन से। तो याद रखो, जब भी किसी से रॉयल्टी मिलती है तो कुछ खर्चे जरूर होते हैं, कलेक्शन चार्जेस। देखो रॉयल्टी पे कलेक्शन कितना हो रहा है, 1,000 रुपए। तो यहां लिखोगे रॉयल्टी फ्रॉम स्टोन माइन, रॉयल्टी फ्रॉम स्टोन माइन, यानी आपको रॉयल्टी कितनी मिल रही है स्टोन माइन से, 17,000। तो यहां लिखोगे 17,000 रुपए माइनस कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस 1,000 माइनस कर दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए। जब भी किसी से रॉयल्टी मिलेगी आपको कलेक्शन चार्जेस जरूर माइनस करना, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल। वो कह रहा है अरविंद मिल के तुमने डिवेंचर में या शेयर्स में पैसा लगाया, उस शेयर्स में तुम्हें क्या मिला, डिविडेंड। ये आपकी इनकम है, लेकिन याद रखना डिविडेंड कलेक्शन के चार्जेस कभी नहीं लेते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां लिखेंगे डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल। ठीक है, अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है, 4,000 रुपीज, या लिखेंगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्राइस फ्रॉम यूपी स्टेट लॉटरी, क्लियर लिखा है ग्रॉस। लॉटरी के टिकट कभी मत लेना, अगर यहां पे ग्रॉस ना लिखा होता, नेट लिखा होता, तो तुम उसको करोगे ग्रॉस, 100/70 का रूल लगाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी कैजुअल इनकम होती है 30% टीडीएस काटती है, ये बात ध्यान रखना। तो डायरेक्ट आप लिखोगे लॉटरी, प्राइस फ्रॉम यूपी स्टेट लॉटरी, प्राइस फ्रॉम यूपी स्टेट लॉटरी, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे ग्रॉस। तो कितनी इनकम हुई आपको, 20,000 रुपीज, यहां लिखोगे 20,000 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम इन वर्मा। मैंने बोला अगर इंडिया की एग्रीकल्चर है तो टैक्स फ्री, जिसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, लेकिन अगर वर्मा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सब टैक्सेबल। तो लिखोगे पॉइंट नंबर, अच्छा इसके पहले हॉर्स रेस इनकम 10,000, ये भी कैजुअल इनकम है। अगर ये 10,000 से ज्यादा होती तो इसको भी हम ग्रॉस अप करते। तो एज इट इज लिखो हॉर्स रेस इनकम, हॉर्स रेस इनकम, तो ये हमारी एज इट इज आएगी 10,000 रुपीज। लेकिन ये याद रखना, अगर ये हॉर्स रेस की इनकम कैजुअल इनकम है, 10,000 से ऊपर कमाते तो तुम इसको ग्रॉस अप करते, 100/70 का रूल लगाते। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट। तो सिक्स वाला था एग्रीकल्चर इनकम इन वर्मा, यहां लिखोगे एग्रीकल्चरल इनकम इन वर्मा, ये फॉरेन इनकम हो गई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 13,000 रुपए, इसको कर दोगे टैक्सेबल 13,000। सेवेंथ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस 4,700। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में अगर तुम्हारा बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, तो याद रखो सिंगल अकाउंट 3,500 रुपए तक टैक्स फ्री,
और ज्वाइंट अकाउंट 7,000 रुपए तक टैक्स फ्री। तो तुम्हें तो देखो 3500 से ज्यादा मिल रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट कहलाएगा 1200 रुपए, जो कि टैक्सेबल होगा। तो यहां लिखोगे 7 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो यहां पे जैसे इनकम कितनी हो रही है 4700 रुपए, तो 4700 में 3500 रुपए माइनस कर दोगे तो 1200 रुपए की इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये बात ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट लिखा है सैलरी फ्रॉम ट्रेडर फॉर अ पार्ट टाइम सर्विस। अब ट्रेडर कौन होता है, बिजनेस, यानी व्यापारी को सैलरी मिली, कहीं पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो याद रखो ये जो सैलरी है ये हमारी सैलरी के हेड में जाएगी। या ट्रेडर है तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडर भी लिखा है, सैलरी भी लिखा है, ठीक है, तो ये बिजनेस से कोरिलेट करेगा, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लेना है। अब इनका हम लगा देते हैं टोटल, तो इनका टोटल देख लेते हैं कितना टोटल आएगा। इनका टोटल लगा लेते हैं 5000, 16,000, 4,000, 20,000, 10,000, 13,000 और 1200, यानी 69,200 रुपीज, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर आ गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ध्यान रखना एग्जाम में अदर सोर्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स। तो अदर सोर्स बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए इस चैप्टर को मैं बहुत ध्यान से आपको समझा रहा हूं। तो ये मैंने पहली डेमो क्लास कंप्लीट करी जो आपको ये YouTube चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए उनको तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पूरा सिलेबस मिलेगा, केवल पहला लेक्चर डेमो फॉर्म में रहता है। अगर आपको पूरा कोर्स पढ़ना हो इनकम टैक्स का तो प्लीज आप एप्लीकेशन निकुंज ट्यूटोरियल डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अपने आप को रजिस्टर्ड करें और कोर्स को सिलेक्ट करके आप मिनिमम प्राइस पे करके पूरा कोर्स खरीद सकते हैं और घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। तब भी किसी को अगर कभी डाउट आता है कि कैसे कोर्स परचेज करें, कैसे हम पढ़ें, हमें कोर्स दिख नहीं रहा है, कैसे पेमेंट करना है, तो आप दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी कराऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन। अगर आपने ये 8 से 10 क्वेश्चन कर लिए, ये चैप्टर पूरे नंबर देके जाएगा अगर एग्जाम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है। तो मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए दिन के साथ। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।